नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं। गाइज, मानव रोग अर्थात ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। विटामिन्स वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। और इस चैप्टर के गाइज हम 76 क्वेश्चन कर चुके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 77 से। कल मैंने आपको 5-7 क्वेश्चन करवाए थे वन लाइनर, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी थी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस क्लास में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 77। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 77। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि एक मानव जीभ में यानी कि आपकी टंग में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 2000 से लेकर के 8000। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 50,000 से लेकर के 1 लाख। ऑप्शन नंबर सी है 1 मिलियन से लेकर के 10 मिलियन। और ऑप्शन नंबर डी है 10 मिलियन से अधिक। गाइज, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2/4/2016। गाइज, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ उन सभी क्वेश्चनों के नीचे आपके एग्जाम का नाम लिखा जाता है और डेट लिखी जाती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता है आपको तो भैया बोर्ड की तरफ देखिए यहाँ पर बात की जा रही है हमारी टंग के बारे में, यानी कि हमारी जीभ के बारे में। आप सभी को पता है जीभ एक मांसपेशीय अंग है, मांस की बनी हुई होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि जीभ आपकी एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी कि एक मांसपेशीय अंग है। इसकी जो लंबाई होती है वो भैया 10 सेंटीमीटर होती है। किसकी? आपकी जीभ की। इस जीभ पर छोटी छोटी दाने नुमा एक संरचना पाई जाती है। उस छोटे छोटे दाने नुमा संरचना को कहा जाता है अंकुर या फिर पेपिला। और ये जो अंकुर या पेपिला होती है यही भैया आपकी स्वाद कलिकाएं होती है। यही आपकी स्वाद कलिकाएं होती है जो कि भोजन के अलग अलग स्वाद के बारे में आपको बताती है। कौन? ये स्वाद कलिकाएं, ये टेस्टिंग बड। अब मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वाद के बारे में जीभ के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये आपकी जीभ है। तो सबसे आगे वाला जो हिस्सा है, ये जो सबसे आगे वाला हिस्सा है ये भैया आपको मीठे का ज्ञान करवाता है। किसका? मीठे का। ये मीठे का ज्ञान करवाता है भैया। इतनी बात क्लियर। लास्ट एंड फाइनल ये वाला जो हिस्सा है ये भैया कड़वा का ज्ञान करवाता है। कड़वा। आगे मीठा पीछे कड़वा, आगे मीठा पीछे कड़वा। याद हो गए दो? ओके। इस मीठा के जस्ट ऊपर यहां पर इस वाले भाग में ये वाला जो भाग होता है भैया, दोनों तरफ ये वाला भाग भैया आपको नमकीनी स्वाद का पता बताता है। नमकीनी स्वाद के बारे में बताता है। और फिर ये वाला जो भाग आप देख रहे हो भैया, ये वाला भाग आपको खट्टा का ज्ञान करवाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जो स्वाद कलिकाएं होती है इनकी संख्या लगभग में 2000 से लेकर के बेटा 8000 होती है। कितनी होती है? 2000 से लेकर के 8000 होती है। ये जो आपकी जीभ होती है ये आगे की तरफ बिल्कुल खुली हुई होती है, जैसे कि आप देख सकते हो आगे की तरफ खुली हुई है। और जो पीछे की तरफ होती है बेटा, ये आपके गले की जो अस्थि होती है हायोड, उससे जुड़ी हुई होती है। हमारी जीभ का काम क्या है? भोजन को चबाने में सहायक होती है, भोजन को निगलने में सहायक होती है, मुंह की सफाई करती है, बोलने में भी सहायक होती है। ये सभी आपकी जीभ के कार्य हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि भैया एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है, तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2000 से लेकर के 8000। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुंह से लेकर के गुद्दा तक कितने मीटर लंबा होता है? यह आपके ऑप्शन है भैया। ऑप्शन नंबर ए 8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 7 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 9 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/4/2016। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9। अब जिन लोगों को नहीं पता है, जिन भाइयों या बहनों को नहीं पता है, बोर्ड की तरफ देखिए भैया, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सुना है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका मैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में कहा जाता है भैया आहार नाल। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये आहार नाल क्या है? आहार नाल वह पाइप है जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। मैंने क्या कहा? आहार नाल वह पाइप है जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। उस पाइप को आहार नाल कहा जाता है और इस आहार नाल की शुरुआत होती है आपके मुंह से। तो सबसे पहले जो भोजन जाता है वो कहाँ जाता है भैया? आपके मुंह में ही तो जाता है। कहाँ जाता है? आपके मुंह में जाता है। और मुंह के बाद में भोजन कहाँ जाता है? मुंह के बाद में भोजन जाता है भैया भोजन नली में। कहाँ जाता है? भोजन नली में। और भोजन नली के बाद में भोजन जाता है आपके पेट में यानी कि आमाशय में। और पेट के बाद में भोजन कहाँ जाता है? पेट के बाद में भोजन जाता है भैया आपकी छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद में भैया इस गुद्दा वाले भाग में। अब देखिए प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आपने भोजन खाया मुंह में। आप सभी को पता है भोजन के जो मुख्य अवयव है उनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का ही पाचन होता है। मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा और प्रोटीन का नहीं होता। उसके बाद में भोजन, भोजन नली की सहायता से मुंह का जो खाना है वो पेट तक पहुंचता है। भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट का, ना ही वसा का। पेट के बाद में भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं भैया, एक डुोडेनम, एक जेजुनम और एक इलियम। डुोडेनियम वाले भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, यानी कि प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? फिर छोटे आंत का जेजुनम और इलियम वाले भाग में जो पचा हुआ भोजन है, उस पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि अवशोषण होता है। उसके बाद में भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो अब बचा हुआ जो भोजन है उसमें से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का अवशोषण होता है। और उसके बाद में जो बचा हुआ भाग है वो अपशिष्ट पदार्थ होता है बेटा, वो मल होता है और वो एनस वाले भाग की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मैंने कहा आपसे क्या कहा? एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल क्या है? यह वह पाइप है जिससे होकर भोजन गुजरता है। इसकी शुरुआत मुंह से होती है और इसका अंत गुद्दे वाले भाग तक होता है। और इसकी जो लंबाई है वो होती है भैया 9 मीटर। अगर फीट में पूछे तो लगभग में भैया 33 फीट है। लगभग में 33 फीट है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक कितने मीटर लंबा होता है। यहाँ पर पाचन तंत्र, यहाँ पर पाचन तंत्र शब्द यूज में लिया गया है, तो उसका मतलब भी बेटा यही होता है। पाचन तंत्र में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है भैया। और भोजन किससे होकर के गुजरता है? इसी आहार नाल से होकर के गुजरता है। तो आपको लैंग्वेज अगर थोड़ी सी अलग आ गई है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो पढ़ाया जा रहा है उसी को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर एग्जामिनर किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बताओ भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 मीटर होती है भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गाइज इस बैच का जो टाइम है वो है शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। संडे का ऑफ रहता है। अगर सोमवार से लेकर के शनिवार तक किसी दिन बीच में ऑफ रहा इस क्लास का
तो भैया फिर संडे को भी हमारी क्लास आती है। कहने का मतलब यह है कि सप्ताह में 6 दिन तो आपको क्लास मिलेगी ही मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सूचना है, हर रोज सुबह 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज लगभग में 1000, 2000, 3000 स्टूडेंट देते हैं। ये कहां से आ गई? आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या आगे पूछे जाने की संभावना होती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो भैया बायोलॉजी के बेहतरीन अच्छे से क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। और ये से क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए जो भी कम्युनिटी पोस्ट में जो भी क्वेश्चन डालता हूं हर रोज सुबह 6 बजे आता है, उसका आंसर दिया करो भैया। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइस, मैं थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले? ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, यानी कि 79 की। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अंतःग्रहण, ऑप्शन नंबर बी है पाचन, ऑप्शन नंबर सी है अवशोषण, ऑप्शन नंबर डी है उत्सर्जन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/4/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतःग्रहण। पाचन की जो प्रक्रिया है उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आपके जो पाचन है, इस पाचन की कुछ प्रक्रिया है। अब वो क्या प्रक्रिया है? देखिए सबसे पहले जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो होती है अंतःग्रहण से। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है? भोजन को लेना या फिर ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है भैया पाचन। दूसरा जो पाचन की क्रिया है वो होती है भैया पाचन। इसमें क्या होता है? इसमें भोजन का पाचन होता है। इसमें भोजन का पाचन होता है। इसमें भोजन का पाचन होता है। अब पाचन क्या होता है? तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है, या जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना है, परिवर्तन करना ही पाचन कहलाता है। उसके बाद में भैया अवशोषण, तीसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है भैया अवशोषण। यानी कि जो पचा हुआ भोजन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका अवशोषण होता है। क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो इसमें क्या लिखो यार? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मैं लिख देता हूं, चल पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है भैया। मैंने पढ़ाया छोटे आंत के इलियम वाले भाग में और जेजुनम वाले भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। फिर उसके बाद में भोजन बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत में पानी का भी एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन उसके बाद में चौथा नंबर पर जो प्रोसेस आती है वो होता है भैया स्वांगीकरण। अब इस स्वांगीकरण में क्या होता है भैया? जो पचा हुआ भोजन है, जो डाइजेस्टेड फूड है, ध्यान से समझना, जो डाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो पचित भोजन है, ये पचित भोजन को ब्लड की सहायता से कहाँ पे ले जाया जाएगा? आपकी सेल्स के पास ले जाया जाएगा, आपकी कोशिकाओं के पास ले जाया जाएगा। और कोशिकाओं में जो पचा हुआ भोजन पहुंचता है भैया वो ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है, C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। किसकी उपस्थिति में तोड़ा जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और भैया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, प्लस में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्या ऊपर लिखूं क्या इसको? देखिए हमारी कोशिकाओं के पास जो भोजन पहुंचता है वो ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। तो C6H12O6 से ग्लूकोज के रूप में पहुंचा। कोशिकाओं में भैया इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है या जलाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल
और भैया ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी बात क्लियर है। और भैया ऊर्जा के बाद में 5वें नंबर पर क्या होता है, उत्सर्जन की प्रोसेस आती है, निष्कासन आता है। उत्सर्जन में क्या होता है, अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है, अब ये जो मल बचा है, इस मल को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है गुद्दा वाले भाग की सहायता से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है, इस अंतर्ग्रहण के द्वारा। अब यहां पर आपके क्वेश्चन में आहार नली आ रहा है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था, आहार नली के बारे में बताया था। आहार नली क्या है, आहार नली क्या है, आहार नाल क्या है, वह पाइप है जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। तो सबसे पहले भोजन कहां पर हुआ, कहां पर गया, तो सबसे पहले भोजन आपके मुंह में ही तो गया था भाई, सबसे पहले आपका भोजन मुंह में ही तो गया था। और मुंह के बाद में भोजन जाता है भोजन नली में, भोजन नली में, और भोजन नली के बाद में भोजन जाता है पेट में, पेट के बाद में जाता है छोटी आंत में, है कि नहीं है, और छोटी आंत के बाद में जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद में भोजन भैया गुद्दा द्वार वाले, गुद्दा वाले भाग की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है ये अपशिष्ट पदार्थ। तो इस आहार नाल की शुरुआत कहां से हो रही है, मुंह से, और मुंह से ही तो सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये पाचन की कुछ प्रक्रियाएं है, अंतःग्रहण याद करना है, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण में क्या होता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है तो सबसे पहले मुंह में ही तो जाएगा भोजन, और कहां जाएगा, उसके बाद में भोजन का पाचन होता है। तो मुंह से ही भोजन के पाचन की शुरुआत हो जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का निर्माण करती है। सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और एक सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो भैया स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। यानी कि पाचन की शुरुआत तो आपके मुंह से ही हो जाती है। तो भैया जैसे ही आपने भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद में पाचन की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है, उसके बाद में पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है, फिर उसके बाद में स्वांगीकरण की प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये पचित जो भोजन है, इसको ब्लड की सहायता से हमारी कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है, और कोशिकाओं में जो भोजन पहुंचता है वो भोजन का अंतिम रूप होता है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में भैया ऊर्जा का निर्माण हो गया तो हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन भैया इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और अपना कार्य करेंगे, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी आती है। और उसके बाद में भैया उत्सर्जन कर दिया जाता है, जो मल बचा है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है, इसका भैया किस वाले भाग की सहायता से, इस गुद्दा वाले भाग की सहायता से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए अंतर्ग्रहण हो गया भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले क्या भैया, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को ... गति कहा जाता है। यह आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 कर्मानुकुंचन, कर्माकुंचन, ऑप्शन नंबर बी है जठर संबंधी, ऑप्शन नंबर सी है दोलनी और ऑप्शन नंबर डी है अनुशीथिलन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2017। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्माकुंचन। देखिए होता क्या है, यहां पर बात की जा रही है भैया फूड पाइप की। किसकी भैया, फूड पाइप। इस फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहा जाता है, यानी कि भोजन नली के नाम से भी जाना जाता है। भोजन नली या ईसोफेगस कह दीजिए, बात एक ही है भैया। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा होता क्या है, ये जो फूड पाइप होती है इसका काम होता है जो आपका मुंह है, इस मुंह के खाने को पेट तक पहुंचाना। इस मुंह के खाने को पेट तक पहुंचाना, आपके मुंह में जो खाना है उस मुंह के खाने को पेट तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, आपकी ये भोजन नली करती है। याद रखना इस भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है भैया 25 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन नली की लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है भैया। ये भोजन नली क्या करती है, मुंह के खाने को कहाँ तक पहुंचाती है, पेट तक पहुंचाती है। याद रखना इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है।
गाइस इसमें एक गति होती है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इस गति का नाम है कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति। इस कर्माकुंचन गति में क्या होता है, ये जो आपकी भोजन नली है इसमें एक बार तो संकुचन होता है। अब संकुचन का मतलब क्या है, संकुचन का मतलब होता है भैया सिकुड़ना। सिकुड़ना, तो एक बार तो ये सिकुड़ती है और एक बार भैया ये अनुशीथिलन होती है। तो अनुशीथिलन का मतलब क्या है भैया, अनुशीथिलन होती है भैया। अनुशीथिलन का मतलब होता है फैलाव। एक बार ये फैलती है भैया, या फिर अनुशीथिलन को आप जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है प्रसरण कह दीजिए। तो बात एक ये प्रसरण का मतलब भी फैलाव होता है। यानी कि ये जो कर्मानुकुंचन की गति होती है ये होती है भैया आपकी भोजन नली में। इसमें एक बार सिकुड़न पैदा होती है और एक बार ये अनुशीतलन की प्रोसेस होती है, यानी कि फैलता है, यानी कि प्रसरण की प्रोसेस होती है। जैसे कि ये पाइप है, जैसे कि ये पाइप है भैया, ये है आपकी भोजन नली। ये क्या है आपकी भोजन नली। अब इस भोजन नली में मान लीजिए खाना यहाँ पर है, तो होगा क्या, ये जो आपकी भोजन नली है वो भैया यहाँ पर फैल जाएगी। यहाँ पर इसमें अनुशीतलन की प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। और ऊपर से भैया ये संकुचित हो जाएगी, यानी कि ऊपर से संकुचन हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। तो सिकुड़ेगी तो भोजन तो भैया कहाँ जाएगा, भोजन इस जगह पर आ जाएगा। फिर ये इसमें फैलाव पैदा होगा, फैलाव के कारण, और फिर ऊपर से सिकुड़न पैदा होगी तो भैया ये भोजन यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसमें फैलाव पैदा होगा, ऊपर से सिकुड़न पैदा होगी तो भोजन ही आ जाएगा। इसी तरीके से भोजन आता 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 तो भैया आपके पेट वाले भाग तक पहुंच जाता है। और जब ये कर्मानुकुंचन की गति उल्टी हो जाती है, जब ये कर्मानुकुंचन की गति उल्टी हो जाती है तो आपके पेट का खाना जो होता है भैया वो आपके मुंह में आ जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट का खाना मुंह में कब आता है, जब भैया इस कर्मानुकुंचन की गति उल्टी हो जाती है तो भैया पेट का खाना आपके मुंह में आ जाता है। और जब ये सीधी रहती है तब क्या होता है भैया, मुंह का खाना पेट तक पहुंचता है इस भोजन नली की सहायता से, इस गति की सहायता से। लेकिन जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं बस में या फिर ट्रेन में तो कभी कभी हमें उल्टी आ जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये कर्माकुंचन की गति उल्टी हो जाती है, जिसके कारण पेट का खाना आपके मुंह तक पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डॉट 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 गति कहा जाता है। कौन सी गति कहा जाता है, कर्माकुंचन की गति कहा जाता है भैया। और इसी गति की सहायता से मुंह का खाना आपके पेट तक पहुंचता है। इसमें एक बार सिकुड़न पैदा होती है और एक बार ये फैलता है, एक बार सिकुड़न पैदा होती है, एक बार ये फैलता है। जब ये गति उल्टी हो जाती है तो पेट का खाना आपके मुंह तक पहुंच जाता है। इस भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव आहार नाल का भाग नहीं है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुख गुहिका, ऑप्शन नंबर बी है वायु कुपिका, ऑप्शन नंबर सी है पित्ताशय, ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भैया आरआरबी ग्रुप डी में 23/10/2018 को। ग्रुप डी का क्वेश्चन है भैया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायु कुपिका। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आहार नाल में जो मैं आपको बताता हूं वहां से थोड़े से अलग है, इसलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। ये वह पाइप है जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। इसकी शुरुआत होती है आपके मुंह से, और बेटा आपके मुंह में जो खाली जगह होती है ये वाली, ये होती है भैया मुख गुहिका। इसे कहा जाता है मुख गुहिका, इसे कहा जाता है मुख गुहिका, या फिर बक्कल कैविटी भी कह सकते हो आप इसे, या फिर माउथ कैविटी भी कह सकते हो इसे। मुंह में जो खाली जगह होती है उसे माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहा जाता है। तो मुख गुहिका हिंदी में कहा जाता है। तो ये आपके मुंह में मुख गुहिका होती है जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। मुंह के बाद में भोजन जाता है भैया भोजन नली में, भोजन नली में जाता है, और भोजन नली के बाद में भोजन जाता है भैया आपके पेट में। भोजन नली क्या काम करती है, मुंह के खाने को आपके पेट तक पहुंचाती है। और भैया पेट के बाद में भोजन जाता है आपके छोटी आंत में। अब ध्यान से समझ लेना बेटा, और छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है बड़ी आंत में। यहाँ पे कुछ चीजें हैं समझने की। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है डुोडेनम, डुोडेनम वाला भाग,
एक होता है जेजुनम वाला भाग और एक होता है इलियम वाला भाग। तो ये जो डुडेनियम वाला भाग है इससे दो ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। एक जुड़ा हुआ होता है पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, तो ये भी भैया पाचन तंत्र का ही भाग माना जाता है। एक होता है लीवर, एक होता है लीवर यानी कि यकृत। और यकृत आप सभी को पता है बाइल जूस का निर्माण करता है। किस जूस का? पित्तरस का निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। और ये जो पित्तरस होता है ये भैया इसका निर्माण तो लीवर में हुआ है, लेकिन ये जमा कहाँ होता है? तो गोल ब्लैडर में जाकर के जमा होता है। ये भैया 24 घंटा इसका निर्माण होता रहता है हमारे लीवर में बाइल जूस का। प्रतिदिन 700 से 800 ml बनता है भैया, ठीक है। तो ये जमा कहाँ होता है? ये जमा होता है भैया गोल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में, और ये कार्य छोटी आंत में जाकर के काम करता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन पित्ताशय दिया गया है। तो पित्ताशय भी भैया, ये पित्ताशय जो है ये भी पाचन तंत्र का ही हिस्सा माना जाता है, ये भी आहार नाल का ही भाग है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आहार नाल का भाग कौन सा नहीं है। और बड़ी आंत के बाद में भोजन बेटा गुद्दा वाले भाग की सहायता से ये जो मल बचता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानव आहार नाल का भाग नहीं है। आहार नाल का भाग कौन सा नहीं है? मुख गुहा है क्या? बिल्कुल है। मुंह में जो खाली जगह होती है मुख गुहा कहा जाता है। पित्ताशय बिल्कुल है भैया, क्योंकि बाइल जूस का जो निर्माण लीवर कर रहा है वो स्टोर खा हो रहा है इसी गोल ब्लैडर में, इसी पित्ताशय में जाकर के स्टोर हो रहा है। बड़ी आंत है क्या भैया? बिल्कुल बड़ी आंत है भैया। छोटी आंत के बाद में भोजन आपके बड़ी आंत में ही जाता है। इस बड़ी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, पानी का अवशोषण किया जाता है। तो वायु कोशिका नहीं है। वायु कोशिका जो होती है बेटा आपके फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है और फेफड़ों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई भी होती है। तो भैया यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वायु कोशिका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 23/10/2018 को। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गाइज मैं बहुत जल्दी ही आपके सामने बायोलॉजी के जो बेहतरीन चैप्टर है, जूलॉजी के जो बड़े बड़े चैप्टर है उनके लिए मैं मैराथन लेके आ रहा हूं। कार्य चालू है, 3-4 दिन में आपको मैराथन मिल जाएगी। हो सकता है कि कल भी आपको मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल तक भैया सेटअप हो पाएगा। मेरा विचार है कि संडे को मैं आपको मैराथन दे दूं, लेकिन भैया उसको शूट करने में और एडिट करने में और अपलोड करने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है यार। आपको एक साथ चीजें उपलब्ध कराना आपको तो बिल्कुल आसान है, लेकिन उसके पीछे की कम से कम 10-15 दिन की कहानी होती है। 10-15 दिन का समय लगता है। इंतजार करिए, इस YouTube चैनल पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा भैया सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ओनली फॉर बायोलॉजी। आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 81 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। गाइज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि भैया हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, आपके मुंह में यानी कि आपकी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपके पेट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपके अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस में और पेट में जो जठर ग्रंथि है उस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, उस जठर रस में आंतीय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये सारे टॉपिकों पर मैंने भैया एक अलग से क्लास ले रखी है। बस फर्क इतना है कि आप जाकर पढ़ते नहीं हो, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट नहीं करते। प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए भैया, एक एक प्लेलिस्ट को चेक करिए, उसमें मैंने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिकों पर भैया वीडियो बना रखी है। ये सब चीजें बता रखी है भैया, बहुत डिटेल में बता रखी है। अब मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर डिटेल में तो समझाता हूँ, लेकिन वो वाली बात नहीं है। जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं आपको चैप्टर, उस तरीके से मैं यहाँ पर समझा नहीं पाता, क्योंकि भैया और भी काम रहता है, और भी कंटेंट तैयार करना रहता है आप सभी के लिए, क्योंकि भैया अब एग्जाम पास में आती जा रही है, तो भैया बहुत कुछ करना पड़ता है, टाइम का बहुत ज्यादा इश्यू है। इसलिए आप स्वयं समझदार हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भैया जाकर चेकआउट करिए यार, बहुत अच्छी चीजें मिलेगी आपको।
देखिए क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है रेनिन, ऑप्शन नंबर डी है ट्रिप्सिन। गाइज आपकी लार के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सलाइवा के बारे में बात कर रहा है। सलाइवा का निर्माण कौन करती है, तो भैया सलाइवरी ग्लैंड्स करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स करती है, यानी कि लारीय ग्रंथि करती है। और लारीय ग्रंथि जो होती है भैया वो 3 जोड़ी होती है, यानी कि इनकी संख्या 6 होती है। पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, ये एक एक जोड़ी होती है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई भैया टोटल 6। ये सभी सलाइवरी ग्लैंड्स भैया सलाइवा का निर्माण करती है, यानी कि लार का निर्माण करती है। और इस लार में भैया 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, एक मिनट, एक पाया जाता है भैया लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम भैया, एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। और दूसरा पाया जाता है भैया टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, या फिर इसे ही भैया कहा जाता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ये दोनों एक ही एंजाइम है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, तो भोजन के साथ में कुछ छोटे मोटे बैक्टीरिया वगैरह या कीटाणु वगैरह आ जाते हैं तो उन्हें नष्ट करने में सहायक होता है। और ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च की अवस्था में खाते हैं, तो ये स्टार्च को भैया माल्टोज में बदलता है, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है, माल्टोज शुगर में परिवर्तित करता है भैया कौन, ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखना लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और दूसरा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है भैया, तो आप सभी को पता है भोजन के साथ में जो बैक्टीरिया आ गए या छोटे मोटे कोई कीटाणु आ गए भैया तो उन्हें नष्ट करने में सहायक होता है। और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी ये अपूर्ण पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च या मंड के फॉर्म में खाते हैं और इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करने का कार्य आपका टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बेटा एमाइलेज। इस एमाइलेज को ही टाइलिन भी कहा जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है भैया। पेप्सिन और रेनिन ये दोनों एंजाइम भैया आपके पेट में होते हैं, इनका निर्माण जठर ग्रंथि करती है, जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करती है और उस जठर रस में भैया ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है भैया ये पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण कौन करता है, तो पैंक्रियाज करता है और ये पैंक्रियाज छोटी आंत के डोडोनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। इसमें एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम ये 3 एंजाइम होते हैं। किसमें, इस पैंक्रियाटिक जूस में। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 25/10/2018 को। कहानी समझ में आ गया तक? ओके भैया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। अच्छा क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 82 में करवाया था। लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम, लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? क्वेश्चन गलत उतार दिया क्या मैंने भैया? लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है भैया? ये सहायक गलत है, यहां पर आएगा स्रावित होता है। हाँ,
अब देखिए भैया क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है लाइपेज। आज गलती बहुत ज्यादा हो रही है भैया। ऑप्शन नंबर सी है लाइपेज और ऑप्शन नंबर डी है एमाइलेज। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 25/9/2018 को। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सलाइवा का निर्माण करती है और सलाइवा में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और इसी का ही दूसरा नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लार ग्रंथियां है यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उनसे कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। कहने का मतलब आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में भैया ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि जो ट्रिप्सिन और जो लाइपेज एंजाइम होता है ये पैंक्रियाटिक जूस में होता है, ये पैंक्रियाटिक जूस में होता है भैया। और पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज से यानी कि भैया अग्नाशय से। और अग्नाशय से जुड़ा हुआ होता है भैया डूडोनियम वाले भाग में, और ये डूडोनियम वाला भाग छोटी आंत का भाग है भैया। किसका? छोटी आंत का, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का। आप ध्यान से समझिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के डूडोनियम वाले भाग से पैंक्रियाज एक ऑर्गन है जो जुड़ा हुआ होता है, जो पैंक्रियाटिक जूस का यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करता है। और इस अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है भैया, ये याद रखना बेटा, ये पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। और गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है स्टोमक में। अब समझिए, आपका स्टोमक, आपका आमाशय, आपका पेट में अंदर की तरफ उत्तकों की बनी हुई एक परत होती है जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि में जठर रस का निर्माण होता है। इस जठर रस में पेप्सिन एंजाइम होता है और दूसरा एक रेनिन एंजाइम और होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और लार में भैया ये एमाइलेज एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में ये एमाइलेज एंजाइम होता है। इसके बारे में भी लिखूं क्या? तो ये पाया जाता है आपकी सलाइवा में, और सलाइवा का निर्माण करती है सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? तो आपके माउथ में होती है भैया, आपके मुंह में होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, क्योंकि मैंने सब चीजों के बारे में आपको पढ़ा दिया है। पिछले हम 82 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 83वें नंबर का क्वेश्चन है। तो पिछले इन 82 क्वेश्चनों को अगर आपने नहीं देखा है तो भैया जाकर देखिए एक बार। इतना अच्छा कंटेंट, सारा का सारा ही पाचन तंत्र आपकी अंगुलियों पर हो जाएगा अगर आपने भैया ये पिछले 82 क्वेश्चन देख लिए तो। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन करवाते हैं भैया बहुत अच्छे से करवाते हैं, सारा का सारा ही कॉन्सेप्ट आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और जब चैप्टर पढ़ाते हैं तब तो भैया मजा ही कुछ अलग आता है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैराथन क्लास होने वाली है, तैयार हो जाओ। 8-8, 10-10 घंटे की क्लास आएगी एक साथ ही, और बहुत जल्द आने वाली है। जोरों शोरों से हम काम करने में लगे हुए हैं भैया। इसलिए चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी का। तो क्वेश्चन नंबर 83 कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन करवाए, एक क्वेश्चन और है 84 वाला, वो भी इसी से ही संबंधित है, मैं आपको करवा देता हूं। पहले स्क्रीनशॉट लो भैया। चले आगे। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि एंजाइम जो टाइलिन होता है वो किस में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लार में, ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय रस में, ऑप्शन नंबर सी है जठर रस में, ऑप्शन नंबर डी है आंतर रस में। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी जेईई में 28/5/2019 को। तो भैया ये जितने भी रस है ना, इन सभी में जो जो एंजाइम पाए जाते हैं उन सभी का मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ। सबसे पहले लार के बारे में बात करते हैं। तो लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है भैया लाइसोजाइम एंजाइम, जो भोजन के साथ आने वाले छोटे मोटे कीटाणुओं को व बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में सहायक होता है। दूसरा होता है भैया टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन अमाइलेज
एंजाइम, और इसी का ही दूसरा नाम होता है भैया सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ये स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। अग्नाशय रस में भैया 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक पाया जाता है एमाइलेज। ये जो एमाइलेज होता है ये भी भैया क्या करता है, अगर कोई स्टार्च मान लीजिए आपके छोटी आंत तक चला जाता है तो भैया उस स्टार्च को माल्टोज शुगर में 100% बदल देता है। एक एमाइलेज होता है, एक होता है लाइपेज और एक होता है भैया ट्रिप्सिन। जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक पाया जाता है पेप्सिन और एक पाया जाता है भैया रेनिन। पेप्सिन और रेनिन दोनों के दोनों ही प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। आंतर रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एक पाया जाता है भैया माल्टेज एंजाइम, एक पाया जाता है लेक्टेज एंजाइम और एक पाया जाता है भैया सुक्रेज एंजाइम। तीनों के तीनों ही एंजाइम भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। लार का निर्माण कौन करता है? सलाइवा का निर्माण कौन करता है? लारीय ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स। अग्नाशय रस का निर्माण कौन करता है? अग्नाशय पैंक्रियाज करता है भैया। जठर रस का निर्माण कौन करता है? जठर ग्रंथियां करती है, जठर ग्रंथियां पेट में पाई जाती है। आंत रस का निर्माण कौन करती है? आंत करती है आपकी। कौन सी आंत? छोटी आंत। और ये क्वेश्चन आपसे RR विजय में पूछा गया है 28/5/2019 को। तो भैया ध्यान से समझ लेना इन चीजों को, बहुत काम की चीजें, बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं यहाँ से। जब आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो भैया हवा खिसक जाती है अच्छो किस बात को ध्यान रखना आप। तो ठीक है भाई, आज यहीं तक ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 तक। कल हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हाँ कल भैया ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कन्फर्म ये कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा भैया। उसके बाद में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ग्रंथियों से, जिसमें हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा चैप्टर है और समझ भी जरूरी है उस चैप्टर की आपके लिए। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।